नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत जाने पहचाने नाम की कहानी पर गौर कर रहे हैं, निरमा। कई लेखों में हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये सिर्फ एक वॉशिंग पाउडर की कहानी नहीं है, है ना? ये एक पिता के सपने की कहानी है और हाँ, बदलते बाजार के कुछ जरूरी सबक भी इसमें छिपे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ये सब एक व्यक्तिगत क्षति से शुरू हुआ था, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है करसनभाई पटेल से। वो गुजरात सरकार के रसायन विभाग में एक केमिस्ट थे और उन्होंने अपनी बेटी निरमा को एक एक दुर्घटना में खो दिया। काफी दुखद था। ओ। तो उसी दुख के बाद अपनी बेटी की याद में उन्होंने घर पर ही, मतलब अपने घर के पीछे, एक डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया, पीले रंग का, और उसका नाम रखा निरमा। ये शायद 1969 की बात है। और जो चीज़ इसे सबसे अलग बनाती थी वो थी शायद इसकी कीमत। हाँ बिल्कुल। वो उसे ऑफिस के बाद अपनी साइकिल पर घर घर जाकर बेचते थे और कीमत सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो। 3 रुपए किलो उस जमाने में? हाँ, उस समय जो सबसे बड़ा ब्रांड था हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ, वो करीब 13 रुपए प्रति किलो था। तो 5 गुना से भी कम। बिल्कुल। ये कीमत का अंतर बहुत बड़ा था। इसने आम आदमी को एक सस्ता, अच्छा विकल्प दिया। यहीं से समझिए एक क्रांति की नींव पड़ी। और फिर आया वो दौर, वो टीवी वाला दौर, जब हर कोई गुनगुना रहा था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। और वो सफेद फ्रॉक में घूमती हुई लड़की। हाँ, वो जिंगल और वो विज्ञापन, अरे उसने तो कमाल ही कर दिया था। सही में। बच्चे बच्चे को याद था वो। उसने ब्रांड को मतलब सचमुच घर घर पहुंचा दिया। 80s और 90s में तो निरमा ने बाजार पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। हाँ, आंकड़े भी यही कहते हैं। 1985 तक तो वो भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट बन गया था। सोचिए जरा, एक घर में शुरू हुआ प्रोडक्ट देश का नंबर 1 बन गया। ये बहुत बड़ी सफलता थी। और जैसा कि कई स्रोतों में बताया गया है, ये सफलता सिर्फ डिटर्जेंट तक ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी ने तेजी से विस्तार किया। उन्होंने साबुन लॉन्च किया, निरमा ब्यूटी सोप, याद है? हाँ, वो भी काफी चला था। फिर डिश वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट और तो और नमक तक। नमक भी? अच्छा। हाँ, करसन भाई पटेल 90 के दशक के सबसे सफल उद्यमियों में गिने जाने लगे। निरमा लिमिटेड एक बहुत बड़ा समूह बन गया। एक समय तो शायद 18,000 से ज्यादा कर्मचारी थे उसमें। अरे वाह! और 2003 में निरमा यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की उन्होंने। काफी प्रभावशाली सफर रहा। लेकिन फिर, जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आता है। इतनी सफलता के बाद ये गिरावट कैसे शुरू हुई? यहाँ से चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। हाँ, हो जाती हैं। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई कारण थे। पहला, ग्राहकों की प्राथमिकताएं बदल रही थीं। क्वालिटी को लेकर कुछ सवाल उठने लगे थे। अच्छा, जैसे कि? जैसे शिकायतें थीं कि पाउडर कपड़ों को थोड़ा सख्त बनाता है, या शायद रंग भी जल्दी फीके पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी, वो थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ देखने लगे, मतलब सर्फ एक्सेल और एरियल जैसे ब्रांड्स की तरफ, जो बेहतर क्वालिटी का दावा कर रहे थे। समझ गया। और शायद बाजार में टिके रहने के तरीके, मतलब मार्केटिंग वगैरह, वो भी बदल रहे थे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए, पीएनजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां, वो बहुत आक्रामक थीं। वो नए विज्ञापन, सेलिब्रिटीज को लेना और बाद में तो डिजिटल मार्केटिंग पर भी उन्होंने खूब पैसा लगाया। और निरमा काफी हद तक अपनी पुरानी आजमाई हुई रणनीतियों पर ही निर्भर रहा। वो जिंगल बहुत सफल था, लेकिन शायद समय के साथ वो अपील कम हो गई। उन्होंने रीब्रांडिंग की कोशिशें भी की, मतलब ब्रांड को नया रूप देने की, पर वो कुछ खास चली नहीं। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में हाथ आजमाना, साबुन, नमक वगैरह, क्या ये भी एक वजह बनी? फोकस हट गया? निश्चित रूप से। इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में जाने से कंपनी का ध्यान और संसाधन दोनों बढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि वो किसी एक कैटेगरी में, यहां तक कि अपने मुख्य डिटर्जेंट बाजार में भी, अपनी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रख पाई। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला बढ़ गया और फिर ये ऑनलाइन रिटेल का जमाना आ गया। इसने मुश्किलें और बढ़ा दी। तो ये कितना दिलचस्प है। एक पिता का अपनी बेटी के लिए जो प्यार था, उससे एक क्रांतिकारी ब्रांड बना। लेकिन वो ब्रांड धीरे धीरे बाजार की बदलती सच्चाइयों के सामने थोड़ा फीका पड़ने लगा। जहां शुरुआत में भावना और कीमत ने जादू किया था, बाद में क्वालिटी और नए जमाने की मार्केटिंग की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। बिल्कुल सही कहा। स्रोत यही बताते हैं कि 2020 के बाद खासकर शहरी बाजार में निरमा की हिस्सेदारी काफी कम हो गई है
और अब 2025 तक आते-आते ये ब्रांड ज्यादातर ग्रामीण और छोटे शहरों के बाजारों तक ही सिमट कर रह गया है, जहां आज भी कीमत एक बड़ा फैक्टर है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये एक तरफ तो बहुत प्रेरणा देती है, लेकिन दूसरी तरफ एक चेतावनी भी है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ से कुछ बहुत गहरी बातें निकलती हैं। पहली तो ये कि भावनाएं और एक अच्छी कहानी ब्रांड खड़ा करने में मदद कर सकती हैं, बेशक, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको लगातार अच्छी क्वालिटी और इनोवेशन, मतलब कुछ नयापन लाना ही पड़ेगा। सही। दूसरी बात, बाजार और तकनीक के साथ बदलना बहुत जरूरी है। आप डिजिटल दुनिया को अनदेखा नहीं कर सकते। और तीसरी, पारिवारिक बिजनेस में भी जब वो बहुत बड़ा हो जाए तो शायद प्रोफेशनल मैनेजमेंट और नई सोच की जरूरत पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये कहानी एक सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। हाँ, एक बड़ा सवाल कि जब कोई ब्रांड इतनी गहरी भावनात्मक नींव पर बना हो, जैसे निरमा अपनी बेटी के नाम पर, तो उस विरासत का सम्मान करते हुए तेजी से बदलते बाजार की मांगों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए? ये संतुलन साधना शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी ऐसे ब्रांड के लिए। ये सोचने वाली बात है।